अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, रहनुमाई अंग्रेजी किताब के जरिए से अंग्रेजी सीखने का सिलसिला जारी है। अब तक हम वर्ब की बहस मुकम्मल करके टेंस की शुरुआत कर चुके हैं और तकरीबन 58 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, यानी कि 58वां दिन मुकम्मल हो चुका है। और पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला हिस्सा है वो भी हम पढ़ चुके हैं। टेंस एक ऐसी बहस है जिसको अच्छे से समझना और उसकी मशक करना बहुत जरूरी है, वरना इंग्लिश बोलने और बात करने में और लिखने में हमेशा दुश्वारी रहती है। टेंस को लेकर अक्सर लोग परेशान रहते हैं, हमेशा कंफ्यूजन के शिकार रहते हैं। इसलिए आज आपको टेंस के ताल्लुक से 10 ऐसे जरूरी और अहम पॉइंट्स, बल्कि अहम राज बताएंगे जिन्हें एक मर्तबा समझने के बाद टेंस आपकी मुट्ठी में होगा और कभी कंफ्यूजन के शिकार आप नहीं होंगे। यानी एक हद तक बहुत ही अहम पॉइंट्स आपको मालूम हो जाएंगे और बहुत हद तक आप समझ जाएंगे। बस आपको उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। बकिया जो तफसीलात हैं, वजाहत है, वो हर सबक के साथ अगले वीडियोज में आती रहेंगी। वो हर सबक के साथ अपने अपने जो तफसीलात है, वजाहत है, वो आती रहेंगी। इस सबक का पीडीएफ फाइल भी बना दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से ज्यादा समझने की, मशक करने की कोशिश करें ताकि आगे आपको टेंस पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेज होते हैं। असल में ये टेंसेज होते 3 ही हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि जो हाल है जिसमें हम जी रहे हैं वो माजी और मुस्तकबिल, ये 3 ही ज़माने होते हैं। लेकिन इन 3 ज़मानों के अंदर 4 काम होते हैं। हर ज़माने में 4 काम होते हैं। उनको हम कहते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट यानी गैर मुतय्यन, कंटिन्यूअस इस्तिमरारी, परफेक्ट मुकम्मल और परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तिमरारी मुकम्मल। तो ये हर 3 ज़माने में जो 4 काम होते हैं, तो उनको मिलाने से हो जाता है कुल 12 टेंसेस। ये कुल 12 टेंसेस होते हैं, उनकी 12 शक्लें होती हैं, जो कि आप सबको मालूम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट के भी सब इसी तरह के नाम होंगे, सिर्फ पास्ट का लफ्ज़ बढ़ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नाम सबके सेम ही है, सिर्फ शुरू में ज़माना बदल गया है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 4 ही काम है ये। ख्याल रहे, इनमें ये ध्यान रखना है आपको कि इनमें से बातचीत और गुफ्तगू के लिए हमें सारे टेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 6 या 7 की ही ज़रूरत ज़्यादा होती है। बाकी की कभी कभी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर हम बात 6 या 7 से ही करते हैं, उन्हीं से काम होता है और उन्हीं पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, उन्हीं की ज़्यादा मशक करनी है। चूँकि हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस कर रहे हैं, उन्हीं की वीडियोज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हीं की मशक हमें ज़्यादा करनी है। तो वो 6 और 7 कौन से हैं? वो प्रेजेंट के शुरू के पहले 3, पास्ट के पहले 2 और फ्यूचर का पहला और दूसरा भी ले सकते हैं। ये कुल मिलाकर के 6-7 टेंसेस होते हैं। हम इन्हीं की ज़्यादा मशक करेंगे और इन्हीं पर फोकस करेंगे। तो इन सबको अच्छे से समझने और हमेशा कन्फ्यूज़न से बचने के लिए हमने बताया कि आपको 10 राज और 10 पॉइंट्स बताने वाले हैं, उनका अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। तब जा कर के आपको सारे टेंसेस आगे समझ में आएंगे और टेंसेस आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हम ये समझते हैं कि हाल यानी प्रेजेंट के उर्दू जुमलों के आखिर में हमें ये याद रखना है उर्दू की अलामत के तौर पर कि लास्ट में हाल अगर है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो उसमें लास्ट में है, हैं, हूँ वगैरह जैसे अल्फाज आएंगे। इसी तरह पास यानी माजी है, तो उसके उर्दू जुमलों के आखिर में था, थे, थी या फिर आ, ए, ई या, ये अल्फाज होते हैं। इस तरह मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गे, गी, ये गा, गे, गी जैसे अल्फाज लाजमी आते हैं। इन्हें अच्छे से समझ लें, इन्हीं से टेंस की पहचान होती है। अक्सर हज़रात उर्दू की जो पहचान होती है उसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम मिसालें ले लेते हैं, वो पढ़ता है, वो पढ़ रहा है, वो पढ़ चुका है, वो सुबह से पढ़ता आ रहा है। ये प्रेजेंट की मिसाल है, देखिए सब में है। पास्ट की मिसाल देखिए, वो पढ़ा था, पढ़ता था, वो पढ़ रहा था, वो पढ़ चुका था, वो सुबह से पढ़ता आ रहा था। तो सब में था या आ था।
इस तरह फ्यूचर की मिसाल लेते हैं, वो पढ़ेगा, वो पढ़ रहा होगा, वो पढ़ चुका होगा, वो सुबह से पढ़ता आ रहा होगा। तो सब में लास्ट में गा 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 या होगा होगा, गा का लफ्ज़, गा गेगी का लफ्ज़ ज़रूर आता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा राज है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट बनने वाली 7 ज़मीरें हैं, 7 प्रोनाउन हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 होते हैं। इन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। ये जो है सारे के सारे सब्जेक्ट बनते हैं। तो इनमें जो पहले 4 हैं, आई, वी, यू, दे, ये हमेशा प्लूरल यानी जमा कहलाते हैं, जमा में इनका शुमार होता है। और बकिया जो 3 है, ही, शी, इट, इनका शुमार सिंगुलर यानी वाहिद में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बाद आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे और वर्ब्स होंगे, इन्हीं के मुताबिक आएंगे, वाहिद जमा का ख्याल रखते हुए। तीसरा पॉइंट और राज की बात यह है कि अक्सर हम वर्ब के अंदर कन्फ्यूज़न के शिकार रहते हैं कि किस टेंस में कौन सा वर्ब लगेगा। तो उसका एक आसान सा हल ये है कि जिस टेंस के नाम में लफ्ज़ कंटिन्यूअस हो उसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगा। और ऐसे 6 टेंसेज हैं, तो 6 निकल गए, बाकी 6 बचे। इस तरह जिसमें सिर्फ लफ्ज़ परफेक्ट हो, परफेक्ट, उसमें थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल होगा। और ऐसे 3 टेंसेज होते हैं, तो 6 3 9 हो गए। और जिसमें लफ्ज़ इंडेफिनिट आए, जिस टेंस के नाम में इंडेफिनिट का लफ्ज़ हो, उसमें याद रखिए कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा वर्ब की पहली शक्ल का। और ऐसे 3 हैं, तो 3 मिला करके 6 हो गए और पहले 6 थे 12 हो गए। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, उसके मुस्बत जुमला यानी अफर्मेटिव जुमला में जो है सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं लाते हैं। सिर्फ ये एक है। वैसे तो इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, लेकिन मुस्बत में इसमें सेकंड फॉर्म आता है। बाकी जगह जो है इसके बाकी जो मुस्बत के अलावा मनफी वगैरह जुमले हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म आएंगे वो आपके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सिर्फ यही एक जगह है जहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है इसका और चौथा राज है कि हाल यानी प्रेजेंट के टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब, ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से किस किस में आएंगे। तो इसका एक आसान सा हल है कि प्रेजेंट के टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब्स डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, इन्हीं में से कोई आएंगे। इस तरह माजी यानी पास्ट के टेंसेज में वाज, वर या हैड, इन्हीं में से कोई एक आएगा। इसी तरह मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के टेंसेज में विल, विल बी, विल हैव, इन्हीं में से कोई एक आएगा। और इसकी ख़ास अलामत भी है फ्यूचर की, इसमें विल हर एक टेंस में आएगा। जिस टेंस में विल नहीं वो फ्यूचर का टेंस नहीं है। तो फ्यूचर जो टेंसेस के जुमले हैं उसमें विल आना ज़रूरी है, यही इसकी पहचान होती है। जैसे इसकी मिसाल देख लेते हैं। प्रेजेंट की मिसाल, डू यू गो, डज ही गो, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज़ गोइंग, आई हैव गॉन, ही हैज़ गॉन। इन सब मिसालों में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा होगा कि या तो डू है, डज है, एम है, आर है, इज़ है, हैव, हैज़, यही है, उसके अलावा नहीं है। पास्ट की मिसाल में आई वॉज गोइंग, यू वर गोइंग, ही हैड गॉन, तो वाज, वर, हैड, यही तीनों में से कोई एक होगा। फ्यूचर की मिसाल, ही विल गो, ही विल बी गोइंग, ही विल हैव गॉन। तो देखिए इसमें सब में विल ज़रूर आ रहा है, आगे विल बी और विल हैव है, लेकिन विल ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि 2 टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों के अफर्मेटिव यानी मुस्बत जुमलों में जो मुस्बत पॉजिटिव जुमले होते हैं उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए, इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का पहला टेंस, पास्ट का पहला टेंस, इन दोनों के जो मुस्बत जुमले होते हैं अफर्मेटिव पहले जुमले पॉजिटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, सिर्फ ये 2 टेंसेस के मुस्बत में। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, सिंगुलर हो, तो वहाँ पे वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। छठा पॉइंट है कि अक्सर 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब्स की सूरत में कन्फ्यूज़न होता है कि जब 2-3 आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि किस सब्जेक्ट के साथ किसको लाएं। तो उससे बचने के लिए एक आसान सहल है कि जब 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब, आमतौर पर 2 में लड़ाई होती है, तो जब 2 हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक को लाने और मुंतखब करने की बात हो, तो जिस हेल्पिंग वर्ब में भी आपको एस नज़र आए, एस लेटर याद रखेंगे एस,
दो हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी होंगे उनमें से कोई एक लाना होगा, तो दूसरे में एस ज़रूर होगा। तो जिस हेल्पिंग वर्ब में भी एस हो वो हमेशा सिंगुलर यानी कि वाहिद सब्जेक्ट के साथ आएगा। यानी जिसमें एस हो जिस हेल्पिंग वर्ब में उसको हम वाहिद सब्जेक्ट के साथ ले आएंगे, रख देंगे। और जिसमें एस ना हो जो दूसरा वाला होगा उसे हम जमा सब्जेक्ट के साथ लाएंगे। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। जिसमें एस हो उस हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर के साथ वाहिद के साथ लाएंगे, और जिसमें एस ना हो उस हेल्पिंग वर्ब को हम प्लूरल के साथ लाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात ख्याल रखना है कि ये जो वाज है, वाज, इसमें भी एस है, ये भी सिंगुलर के साथ आता है, लेकिन एक जगह सिर्फ जो है ये जमा के साथ चला जाता है आई में। हालांकि इसे वाहिद के साथ आना चाहिए, आता है वाहिद के साथ, लेकिन आई के साथ जो जमा है नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये आ जाता है। तो बस इसका ख्याल रखना है कि ये आई जो जमा है उसके साथ भी आ जाता है, बस ये एक मुस्तस्ना है। 7वां पॉइंट है, अगर लफ्ज़ नोट NOT नोट, ये जो हम नेगेटिव के लिए बनाने के लिए लाते हैं, तो वो नोट अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ लग कर आए, शॉर्ट में ना आए, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बिल्कुल जुड़ करके आए, अलग से ना आए शॉर्ट में, तो इस सूरत में ये याद रखना है कि क्वेश्चन वाले जुमलों में, सवालिया वाले जुमलों में इसे हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाएगा। हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, अलग से अगर लाएंगे तो सवालिया जुमलों में। जैसे मिसालें ले लेते हैं, सही मिसालें हैं, इज़ ही नोट गोइंग या वाई डू यू नोट स्टडी। चूँकि देखिए यहाँ पर नोट को अलग से लाया गया है, तो कहाँ लाया गया है, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद लाया गया है। और गलत मिसालें अगर इस तरह हम बना दें, इज़ नोट ही गोइंग, ये सही नहीं है, इज़ ही नोट गोइंग। इस तरह वाई डू नोट यू स्टडी, ये गलत है, वाई डू यू नोट स्टडी, ये सही है। 8वां पॉइंट है कि अगर सवालिया जुमलों के अंदर NOT नोट जो है अलग से लिख रहे हो या बोल रहे हो और एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो, अलग से लिख रहे हो या बोल रहे हो और एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब भी साथ में हो उस जुमले के अंदर, तो उस सूरत में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद पहले नोट लिखेंगे NOT नोट, फिर बकिया जो हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह हैं उसको लाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो है पहले सारे हेल्पिंग वर्ब एक साथ ले आएंगे फिर नोट लिखेंगे, नहीं, पहले नोट लाएंगे, उसके बाद बकिया जो हेल्पिंग वर्ब रह गए हैं उन्हें लाएंगे। अगर हम इस तरह कहें, हैज़ ही बीन नॉट स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, तो ये गलत होगा। सही जुमला क्या है, हैज़ ही नोट बीन, पहले नोट ले आएंगे, फिर बीन जो है आगे हेल्पिंग वर्ब जो रह गया है दूसरा वो लाएंगे। तो हैज़ ही नोट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। नवा पॉइंट है कि अगर सवाल WH फैमिली के लफ्ज़ से हो तो उसके फ़ौरन बाद पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ये लाना ज़रूरी है। सवाल अगर WH फैमिली, जो WH होता है वाट है, हु है, हाउ है, वेयर है वगैरह, तो WH के ज़रिए अगर क्वेश्चन हो, सवाल हो, तो उसके फ़ौरन बाद क्या लाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लाना ज़रूरी है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बकिया चीज़ें आएंगी, ये हमेशा याद रखें। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो देखिए यहाँ व्हाट के फ़ौरन बाद आर हेल्पिंग वर्ब लाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 10वां आखिरी पॉइंट है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के अल्फाज एक से ज़्यादा हों, जाहिर सी बात है कभी एक भी होता है हेल्पिंग वर्ब, कभी 2 और कभी 3, इस तरह जो है एक से ज़्यादा होते हैं, तो अगर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब के अल्फाज हों तो उस सूरत में सवालिया जुमलों में क्वेश्चन वाले जुमलों में सबसे पहला वाला जो लफ्ज़ होगा, सबसे पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको शुरू में लाएंगे, शुरू में अगर लाने का हो तो, और अगर WH की बात हो तो फिर WH के फ़ौरन बाद लाएंगे, तो पहला लफ्ज़ लाएंगे। बकिया जो अल्फाज हेल्पिंग वर्ब के होंगे उनको सब्जेक्ट के बाद लाया जाएगा, यानी असल फ़ेल से बिल्कुल पहले ही लाएंगे, इसे शुरू में नहीं लाएंगे, इसे सब्जेक्ट के बाद, यूँ कह सकते हैं कि असल फ़ेल जो मेन वर्ब होता है उससे पहले लाएंगे बकिया हेल्पिंग वर्ब को। हाँ, एक जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसको शुरू में, या फिर WH हो तो WH के फ़ौरन बाद लाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, विल ही हैव रीच देयर, विल ही हैव रीच देयर। देखिए यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल है और हैव है, विल हैव 2 है, तो विल को शुरू में लाए हैं, बाकी जो हैव है उसको ही जो सब्जेक्ट है उसके बाद लाए हैं, और रीच जो मेन वर्ब है उससे पहले लाए हैं। इस तरह दूसरी मिसाल WH वाली, व्हेन विल ही हैव रीच देयर,
यहाँ भी विल हैव 2 हेल्पिंग वर्ब थे, तो पहला हेल्पिंग वर्ब जो है विल, उसे वेन जो WH है उसके फ़ौरन बाद लाए हैं, और दूसरे को ही सब्जेक्ट के बाद लाए हैं, उससे पहले नहीं ला सकते, और जो मेन वर्ब रीच्ड है उससे पहले लाए हैं। तो हमेशा याद रखें जहाँ भी 2-3 हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ बकिया हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ही लाया जाता है। लेकिन ये सवालिया जुमलों की बात है, ये सब सारे मामले सवालिया क्वेश्चन वाले जुमलों के साथ खास हैं। तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं, 10 राज ऐसे हैं कि इन्हें अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर टेंस को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, और टेंस एक तरह से आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।